और बात कर लेते हैं मायावती की, बीएसपी की और उनके भतीजे की। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया, तो अब आकाश आनंद का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, वे मायावती के कैडर हैं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। मायावती का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी की तरह ही लेख लिख दिया है आकाश आनंद ने और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। तो पहली प्रतिक्रिया आकाश आनंद की आई है, उनसे तमाम अधिकार छीन लिए जाने के बाद। कल मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया था और उसी पर अब आकाश आनंद की ये प्रतिक्रिया आई है। बीते 2 दिनों से बीएसपी में हलचल बहुत तेज है। मायावती बैठकें कर रही हैं, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, फैसलों की वजह भी बता रही हैं और इसी बीच जो विपक्षी दल हैं उनके भी रिएक्शंस आ रहे हैं बीएसपी के अंदर जो भी घट रहा है उसे लेकर। इस मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। हम लोग कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना देना। और कम्युनिटी की क्रांति या कुनबे की कलह में कैद हो जाए तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। अब कमजोर कम्युनिटी की जो क्रांति के तौर से एक पार्टी देखी जाती थी, वो कुनबे की कलह में कैद हो जाए, जो है वो समाज के सशक्तिकरण के लिए के बजाय जो है परिवार के सशक्तिकरण में के चक्रव्यूह में फंस जाए, तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ते हैं। मायावती हमेशा ही चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती हैं। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। वहीं आकाश आनंद अब बीएसपी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर, कैडर के तौर पर काम करते रहेंगे। आपको बता दें, मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती ने अहम बैठक की जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। एक बार फिर मायावती ने अपने फैसलों से चौंकाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। अचानक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर मायावती ने एक और ऐसा ही फैसला लिया है। उन्होंने अपने सगे भतीजे को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, बल्कि इससे पहले उन्होंने उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटाया था। अब उन्होंने अपना यकीन अपने सगे भाई आनंद कुमार पर जाहिर किया है। देखने वाली बात होगी पार्टी के लिए ये फैसला कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं इस बार मायावती ने अपने भतीजे की जगह अपने भाई पर भरोसा जताया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिए गए उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। कोई और परिवर्तन हुआ है? अब नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। मायावती के ताजा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। बीएसपी चीफ मायावती ने इससे पहले हुई बैठक में साफ कर दिया था कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी।
2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें जो बहन जी ने आदेश दिया उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक में यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मायावती ने मंच पर एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहराया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बीएसपी के सामने पूरे देश में नहीं बल्कि यूपी में भी करो और मरो जैसी स्थिति आ गई है। पार्टी के वोट का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में अब बीएसपी के सामने जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हालांकि मायावती ने अपने दोनों भतीजे को सियासी तौर से सबके सामने पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आकाश आनंद और उनके भाई समेत मायावती का सियासी जादू आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि आकाश आनंद को लेकर के हर तरफ बात चलने लगी थी। वो नौजवान है और लगातार वो हर जगह पर एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसे में पार्टी को उनसे फायदा नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर उन्होंने आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीतिक तौर से पैदल कर दिया है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मायावती पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी पार्टी की भलाई के लिए जो चाहे वो फैसला ले सकती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को तमाम पदों से हटाया और उसके बाद आकाश आनंद का जो रिएक्शन आया, जो वजहें उन्होंने बताई, तो अब चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद से आखिर डर गई हैं क्या मायावती। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कांग्रेस की करते हैं, इंडिया गठबंधन की करते हैं। इमरान मसूद ने कुछ ऐसी बात कह दी है कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अब इंडिया गठबंधन खंड खंड होने वाला है। इमरान मसूद का नए इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। लोकसभा वाला फॉर्मूला आगे नहीं चलेगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि 400 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस का वजूद खत्म नहीं होने देंगे, गलतफहमी जल्दी ही दूर करेंगे, ये दावे इमरान मसूद के। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कांग्रेस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। बदलने की मांग तमाम नेताओं ने की, खासकर तृणमूल ने की, सपा के भी कई नेताओं ने की। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी तरह से नहीं देख रहा हूं। मैं केवल एक तरीके से देख रहा हूं कि 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। ये 80 और 17 का जो फार्मूला था उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर और इंडिया ब्लॉक की मजबूरी के अंदर, अब नहीं चलेगा। ये पक्की बात है। हम अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, हमारा भी तो वजूद है। हमारी पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अगर गठबंधन रहता है तो कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ने की इच्छुक है? क्या आपके पास इतने नेता हैं उत्तर प्रदेश में? हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए। लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। गठबंधन में 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। यदि गठबंधन होता है तो इस बार का फार्मूला सीटों का क्या रहेगा? लगभग कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा करेगी? देखिए, हम एक बात तो बताइए, जब आप बात करते हैं तो आपको सारी चीजों को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही ना है कि आप किसी को भी दबा करके कर देंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? और कांग्रेस अपना वजूद क्यों खत्म कर लेगी? क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के समन्वयक बनाने की भी चर्चा चल रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा है सर? देखिए, ये मैं इस हैसियत का नेता नहीं हूँ। अखिलेश जी बड़े आदमी हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग मजबूती के साथ अपने संगठन स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम नीचे जड़ तक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी को जड़ तक मजबूत करें। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बहुत वक्त है, बहुत सारी चीजें बदल भी जाएंगी। कांग्रेस और एसपी नेताओं का क्या कहना है इमरान मसूद के इस बयान पर, वो भी आपको सुनाते हैं। बड़े नेताओं की चर्चा होती हो तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में माननीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। जब कोई चर्चा होती है तो बड़े स्तर पर होती है।
किसी की भावनाओं को आहत किया गया था। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी 2027 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन उसी सहजता के साथ हम सीट बंटवारा करेंगे और एक मजबूत इंडिया ब्लॉक बन करके हम इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और विकल्प बन करके। इधर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने भी इमरान मसूद के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कोई भी विचार नहीं है जिससे जनता प्रभावित हो सके। लेकिन इतना है कि जो भी दल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, लालच के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता के सपने देखने के लिए गठबंधन करते हैं, उनके गठबंधन कभी पूरे नहीं होते। वो समय समय पर टूटते भी रहते हैं। अभी आपने देखा, पहले दो नौजवानों की जोड़ी बन के घूमे थे, फिर दिल्ली में आपने देखा केजरीवाल और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग रहे, कांग्रेस भी अलग अलग रही। तो इंडिया गठबंधन करके जो गठबंधन बनाया था, जो भी विपक्ष के दल हैं सारे कांग्रेस के साथ जितने भी अलायंस बने, तो धीरे 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 वो टूट गए। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है। सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, सत्ता का लालच, बिना उद्देश्य के अगर गठबंधन किया जाएगा तो वो हमेशा गठबंधन फेल होता है। और इनका गठबंधन पहले भी फेल था, आज भी फेल है, और जनता भी ये जानती है। सर, इमरान मसूद तो अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए कहा जाता है हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, इस बार हम दिखा देंगे। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस भी अपनी हैसियत दिखा चुकी है और समाजवादी पार्टी की भी सबको जानकारी है। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं उस पर, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कोई। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि न कोई विचार कांग्रेस के पास है, न कोई विचार समाजवादी पार्टी के पास है। और अभी भी आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने सनातन विरोधी जो उनका चेहरा था महाकुंभ के दौरान, 65 करोड़ से अधिक आम जनमानस ने, देश और दुनिया भर के लोगों ने सनातन की आस्था, विश्वास व्यक्त करते हुए संगम में डुबकी लगाई। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस पर भी टिप्पणी की। अनेक लोग तो संगम में। इधर गुजरात से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल रहमान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। राम मंदिर पर आतंकी हमला करवाना चाहती थी आईएसआई। अब्दुल रहमान को इसके लिए आईएसआई ने तैयार किया था। पाकिस्तान आईएसआई के संपर्क में था। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल रहमान। राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम हो गई है। गुजरात से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या के मिल्कीपुर का ही रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है अब्दुल रहमान और इसने पूछताछ के दौरान एक बड़ी बात बताई है। वो बात यह है कि आईएसआई इस फिराक में था कि राम मंदिर को निशाना बनाया जा सके, या अब भी कह सकते हैं कि आईएसआई इस फिराक में है कि अयोध्या के राम मंदिर पर वो अटैक करवा सके। इसे भी इसीलिए चुना गया था, आतंकी अब्दुल रहमान को भी इसीलिए चुना गया था और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग हुई थी, इसे ट्रेन किया गया था और राम मंदिर पर आतंकी हमला करवाने चाहती थी आईएसआई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आतंकी के निशानदेही पर 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आनंद तिवारी। आनंद, इस बारे में और जानकारी दे। देखिए, फैजाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने मिलकर गिरफ्तार किया है। रविवार को ये गिरफ्तारी हुई है। 2 हैंड ग्रेनेड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस संदिग्ध आतंकी के निशाने पे अयोध्या का राम मंदिर था। बाकायदा अयोध्या राम मंदिर की रेकी की गई और पाकिस्तान आईएसआई के लगातार संपर्क में था, ऐसा एजेंसियों से जानकारी मिल रही है। अब्दुल रहमान तो एक बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान था राम मंदिर में। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पाकिस्तान आईएसआई की पहली बड़ी साजिश है, जिसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ की मदद से और क्या जानकारी मिल रही है? ये एक बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन अकेला ये शख्स तो इतने बड़े साजिश का अकेला हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ और भी लोग होंगे। गुजरात में कौन इसकी मदद कर रहा था? पाकिस्तान में किसके संपर्क में था? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? गुजरात से इसका कोई लिंक नहीं है। मैंने आपको बताया ये फैजाबाद का रहने वाला है। फैजाबाद से ट्रेन पकड़ के ये फरीदाबाद पहुंचा था। गुजरात एटीएस का ये ऑपरेशन है। फरीदाबाद एसटीएफ के साथ मिलके फरीदाबाद में ही एक हैंडलर ने इसे 2 हैंड ग्रेनेड दिए और जिसके बाद उसी दौरान इसे वहां पर दबोच लिया गया।
इसकी प्लानिंग थी कि इन हैंड ग्रेनेड को बाकायदा ट्रेन से फैजाबाद अयोध्या ले जाना है और वहां पर इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल राम मंदिर में करना है, जिससे कि बड़ी तबाही मचे, धार्मिक उन्माद फैले। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और पाकिस्तान आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने। आनंद, और क्या जानकारी मिल पाई है? पाकिस्तान में किससे होती थी इसकी बात? कुछ इस बारे में पता चला? इसके साथ और कौन कौन लोग हैं? अभी सेंट्रल एजेंसीज के तमाम अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि इसके पास से मोबाइल फोन मिले हैं। ये फैजाबाद में एक मटन शॉप चलाता है, पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है और कई जमात से भी ये जुड़ा हुआ था। तो ये लगातार धार्मिक आयोजनों में जाता था अपने धर्म के, और वहां पर ये रेडिकलाइज हुआ। इसके बाद ये कुछ लोगों के जरिए पाकिस्तान आईएसआई के संपर्क में आया। वहां से इसे लगातार डायरेक्शन मिल रहे थे कि किस तरह से पहले राम मंदिर की रेकी करना है। इसके बाद इसे एक हैंडलर की जानकारी दी गई, जो हैंडलर इसे फरीदाबाद में ये हैंड ग्रेनेड देने के लिए पहुंचा था। हैंड ग्रेनेड इस तक पहुंच भी गए थे, जिसी दौरान से घात लगाकर जो फरीदाबाद एसटीएफ और गुजरात एटीएस की टीमें थी वो फरीदाबाद में मौजूद थी। और रविवार को इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देके जो अब्दुल रहमान नाम का जो 19 साल का लड़का है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। आनंद बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है, सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है और ये आतंकी बताया जा रहा है। इसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही अभी तक के खुलासे में इसने बताया है कि पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क में था और पाकिस्तान की आईएसआई राम मंदिर पर अटैक करवाना चाहती थी। ये मिल्कीपुर का ही रहने वाला है, यानी कि अयोध्या का ही रहने वाला है। फैजाबाद में मटन शॉप चलाता था और इसी बीच ये आतंकी संगठन के कांटेक्ट में आया और इसे ट्रेन किया गया राम मंदिर पर अटैक करने के लिए, और इसके तक बॉम्ब भी पहुंचाया गया, हैंड ग्रेनेड, जो कि इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है। आनंद से और जानकारी लेंगे और आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। आनंद, एक और सवाल है कि इस शख्स की गिरफ्तारी तो हो गई है, चलिए आगे भी आपको इस बारे में और जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, साजिश नाकाम कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी भी आप इसे कह सकते हैं अब्दुल की गिरफ्तारी को। इधर रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स से अपना वो पोस्ट हटा लिया है। खबर है कि कांग्रेस के नेता और पार्टी के निर्देश पर शमा ने ये पोस्ट हटाया। दरअसल शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए थे और रोहित को बेअसर या अप्रभावी कप्तान बताया था कि अब तक का सबसे अप्रभावी कप्तान है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें अब तक का अप्रभावी कप्तान करार दिया था सोशल मीडिया साइट पर डॉक्टर शमा ने, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन जब किरकिरी हुई तो उन्होंने अपना ये पोस्ट हटा लिया और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही कई सीनियर लीडर्स ने उन्हें पोस्ट हटाने के लिए कहा। रोहित शर्मा पर शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर बीसीसीआई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा कि ये अपमानजनक बयान है और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए ये बयान ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कप्तान पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कांग्रेस के नेता खामोशी रहते हैं। शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये।
और बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। मार्च के महीने में, यानी कि जिस महीने की शुरुआत हुई है, इसी महीने में बीजेपी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक के स्तर पर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। बीजेपी का पुनर्गठन हो जाएगा, इससे कहा जा रहा है। वहीं योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय माना जा रहा है। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी संगठन और सरकार के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव हो चुका है, यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यह मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी संगठन और योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मार्च के महीने में संगठन का जो पुनर्गठन का दौर है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तैनात हो जाएंगे। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मार्च के महीने में पूरी तरीके से नया होगा। यूपी बीजेपी पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए यूपी में कार्यकर्ताओं के समायोजन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत बड़े स्तर पर समायोजन का प्लान किए जा रहे हैं। चुनाव हो या संगठन का गठन हो, बूथ अध्यक्ष से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक इसमें इन्वॉल्व होता है और तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चरण है उसको पूरा किया जाता है। और निश्चित रूप से इस मंथन से जो निकलेगा एक यशस्वी नेतृत्व प्रदेश का निकलेगा और जो 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए काम करेगा। योगी मंत्रिमंडल में जहां 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकता है। 3 से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 8 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जो इनके मंत्री हैं, जो देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, वो अपने विभाग में परिपक्व नहीं है और जनता को जो है अपने विभाग से जो देना चाहिए उस हिसाब से अपने जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके खुद के मंत्रिमंडल ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है पश्चिम लगाने का काम किया। अब देखिए कब किसको हटाते हैं, किसको नए सिरे से नई जिम्मेदारी देते हैं, किसको संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी 12,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी। बोर्ड, निगम, आयोग और निकायों के पार्षदों में कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी है। होली के बाद यह सभी समायोजन और फेरबदल कर लिए जाएंगे। जाति क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी। वहीं इस मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जंगल सफारी का आनंद लिया। पीएम मोदी ने कई जानवरों की फोटोज भी ली हैं। प्रधानमंत्री ने कई शेरों की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में एशियाई शेरों की जीवित आबादी का अंतिम निवास स्थान है। इनके अलावा यहाँ हिरण, नीलगाय, सांभर, चीतल, बारहसिंघा और चिंकारा समेत पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बाप्स के स्वामी नारायण मंदिर कैनबर्न, मेलबर्न में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रहा। बाप्स स्वामी नारायण संस्था ने राष्ट्र में सद्भावना, सेवा और भक्ति को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद हासिल किया और खुद को भाग्यशाली बताया। मेलबर्न मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि हम मेलबर्न में बने मंदिर का स्वागत करते हैं और इसके लिए उत्साहित भी हैं। जो मेलबर्न में हिंदुओं के लिए एक सभा स्थल होगा, लेकिन इससे भी अधिक ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों का एक केंद्र बनेगा।